हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉसिट विद जसप्रीत। जैसे कि हमने अपनी शॉर्ट अनाउंसमेंट वीडियो में डिस्कस किया था दैट 20 जून को नर्सिंग एमएससी नर्सिंग का एम्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, राइट। तो जिनको भी एम्स में एमएससी नर्सिंग करनी है उनके लिए लाइक वन टाइम ऑप्शन है दैट दे कैन क्रैक द एग्जामिनेशन एंड डू इट फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स, राइट। सो एक जो सीरीज हम आज लेकर आ रहे हैं 15 डेज की सीरीज होगी जिसमें हम मल्टीपल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस के वो डिस्कस करने वाले हैं। सो जो डे वन है इसमें हम सब क्रिटिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे नर्सिंग फाउंडेशंस के जो भी रिलेटेड है एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, राइट। क्योंकि एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम नॉर्सेट एग्जाम से बहुत डिफरेंट है, बट ये अब इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स तो देखो कॉमन ही रहेंगे नॉर्सेट के भी और एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस के भी, बट डिफरेंस किसका है? वेटेज का। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि मैनेजमेंट, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसके आपको ऑनलाइन में मिनिमल कंटेंट अवेलेबल होगा, वो आपको इस सीरीज में वन वन एरिया में मिलेगा, ठीक है। सो वन शॉट रिवीजन क्लासेस होने वाली है ये। सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वन शॉट रिवीजन फॉर द नर्सिंग फाउंडेशंस, ठीक है। ये वन शॉट रिवीजन क्लासेस हैं फॉर whatever we are doing, right? So सबसे पहला हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू वन शॉर्ट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन का मतलब ये है कि आपको इसके अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की नीड नहीं है। जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है इट इज लाइक शॉर्ट टॉपिक्स फॉर एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। सो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो मेजर चीजें क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं इसमें जो पूछे जाएंगे वन लाइनर्स हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट जब भी हम नर्सिंग की बात करें हम नर्सिंग के पायनियर्स की बात करते हैं, राइट। सो सबसे पहले हमें पता होने चाहिए डेट ऑफ बर्थ ऑफ whom? द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेट ऑफ बर्थ हमें पता होने चाहिए। आई नो यू मस्ट हैव स्टडीड इट, इट इज 12th ऑफ मे। एंड 12th ऑफ मे का क्या सिग्निफिकेंस है? 12th ऑफ मे इट इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल नर्सेस डे, ठीक है। एंड इसका ईयर क्या है? इन द ईयर 1820। 12th में 1820 को इसका 1820 को शी was born, right? Now when she died it is 13th August, 8th is August and in 1910. Very easy to memorize. 12 मई 1820 में she was born and she was born to a very eminent family, ठीक है। But she otherwise like she saved people in the Crimean War, तो वो तो उसका डिफरेंट उसकी पर्सनल लाइफ हिस्ट्री होगी। बट सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए इसका डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ पता होनी चाहिए। शी इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेडी विद अ लैम्प। लेडी विद अ लैम्प भी बोला जाता है इसे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज दैट आपको और क्या पता होना चाहिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, दैट शी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? शी इज नोन एज the lady with the lamp and she gave one theory of nursing which is called as the environmental theory of nursing. Environmental theory of nursing में नाइटिंगेल ने फोकस किया that a good hygienic room, ventilated room, it will promote the health of a patient, right? So which theory was given by Florence Nightingale? She gave the environmental theory. The environmental theory was given by Florence Nightingale, ठीक है। Which theory? Environmental theory, ठीक है। इन्होंने बोला था कि जो एनवायरमेंट है वो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट प्ले करता है इन द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, डेट ऑफ डेथ पता होनी चाहिए एंड विच थियरी वाज गिवन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल? इट इज एनवायरमेंटल थियरी, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द ईयर 1853 एक लैंडमार्क आता है 1853 का। इन द ईयर 1853 फर्स्ट जो नर्सिंग प्रोग्राम है, ठीक है, इट वाज स्टार्टेड। फर्स्ट नर्सिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड एट सेंट थॉमस हॉस्पिटल, सेंट थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन। कौन से ईयर में? 1853, सॉरी 1860, आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। 1853 में एक्चुअली क्रीमियन वॉर आई थी, ठीक है, जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत रोल प्ले किया था। एंड 1860 में फर्स्ट नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, पहले तो वॉर हुई, वॉर में ही नर्सिंग का एक एम्फेसिस आया दैट नर्सेस आर रिक्वायर्ड, वी नीड टू बी वेरी
novice to people, right? We need to nurture the people. So that way in 1853 first the Crimean War was held, and उसके बाद 1853 में क्रीमियन वॉर हुई थी, एंड 1860 में फर्स्ट नर्सिंग प्रोग्राम फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉन्च किया था इन द सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन इन द ईयर 1860. 2 इयर्स आपके यहाँ पे ये वाले हो गए, एक डेट ऑफ बर्थ वाला हो गया एंड डेट ऑफ डेथ वाला हो गया उसके, ठीक है. उसके बाद कुछ और क्रिटिकल ईयर्स हैं जो एमएससी नर्सिंग में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं. जो हम अगले चीज डिस्कस करने वाले हैं वो तो मतलब इट्स लाइक मल्टीपल टाइम्स ये आ ही चुका है कि जो टीएनएआई है, व्हाट इज टीएनएआई? इट इज द ट्रेन्ड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया. कि जो टीएनएआई है वो कब एस्टैब्लिश हुई थी? वो एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर, यस, 1908 में. कौन सी आई थी? टीएनएआई आई थी, ठीक है. टीएनए एस्टैब्लिश हुई थी. उसके बाद फर्स्ट 4 ईयर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, जो फर्स्ट बीएससी नर्सिंग का 4 ईयर प्रोग्राम है, जो 4 ईयर का ग्रेजुएट प्रोग्राम है, वो कब लॉन्च हुआ था? इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1946. रिमेंबर इट फ्रॉम 1 ईयर बिफोर द इंडिपेंडेंस, ठीक है. कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये 2 कॉलेजेस में स्टार्ट हुआ था. एक तो था सीएमसी वेलोर, ठीक है, और एक था राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली. यहाँ पे लॉन्च हुए थे, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. उसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट 2 ईयर एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है. अब बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम तो 1946 में बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था, बट उसके काफी टाइम बाद एमएससी नर्सिंग का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था. एंड ये कहाँ पे हुआ था? आरए के कॉलेज जो हमारा दिल्ली में है वहां पे इट वाज स्टार्टेड, ठीक है. तो ये भी एक ईयर हो गया विच यू नीड टू लर्न. 1946 लर्न करना है. टीएनआई कब आई? ये तो मैं सच बताऊं तो इट इज अ पीवाईक्यू. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि टीएनए कब एस्टैब्लिश हुई थी. बीएससी नर्सिंग का 4 ईयर का फर्स्ट टाइम प्रोग्राम आया था सीएमसी वेलोर में, और आरए के ओपीडी कह रही, आरए के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, रिकॉन करके जो कॉलेज है हमारे पास न्यू दिल्ली में, वहां पे आया था. एंड इट इज, बिलीव मी, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग which has been established, जो early established है, and a government college ही है, ठीक है, which is providing the best quality care, उन्हें क्वालिटी नर्सेज जो हमें देता है, ठीक है. बिकॉज बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं एंड उनके आउटकम्स भी मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स में ही लैंड अप करते हैं, ठीक है. ये कम पूछा जाता है, पर चलो अगर हम ग्रेजुएशन ईयर्स की बात कर ही रहे हैं तो पहले कोर्स होता था एमफिल करके, जो लोग मास्टर्स के बात करते थे, मास्टर्स इन फिलोसफी करके, ठीक है. इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1986 in RAK. It is not that important, but MSc नर्सिंग, क्योंकि आप MSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1959 में उसका फर्स्ट 2 ईयर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था. एंड कौन से कॉलेज में हुआ था? RAK में हुआ था, ठीक है. एमफिल 1986. अगर इसके बाद हम डॉक्टरेट की बात करें, डॉक्टरेट और लेट आया है. डॉक्टरेट किस ईयर में आया? 1992 में, ठीक है, 1992 में. उसके बाद मेजर ईयर्स आपको यही रिवाइज करने हैं, ठीक है. अगर आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल. उसके बाद यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि टीएनआई कब एस्टैब्लिश हुई, मास्टर्स ऑफ नर्सिंग कब आई, बीएससी नर्सिंग का 4 ईयर जो प्रॉपर कोर्स है वो कब आया, ठीक है. तो ये सब कुछ आपको मेमोराइज करना ही करना है अगर आप एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है. एंड बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी वन शॉट रिविजन क्लास, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इफ यू वॉच इट कंप्लीट, राइट. So do stay tuned till the end because we have a lot more content जो आपको यहाँ पे अवेलेबल किया जा रहा है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ ethical principles. We have some ethical principles. ethical principles में से एक क्वेश्चन तो बनता है, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है. सबसे पहला एथिकल प्रिंसिपल हमारे पास आता है ऑटोनॉमी. डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये थोड़े से सिनेरियो बेस्ड आ जाते हैं. ऑटोनॉमी माने इंडिपेंडेंस. It states that a patient has a right to take independent decisions of his life. For example, एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक पेशेंट इज रिफ्यूजिंग टू
take some medicine, the patient is refusing for some procedure. So ultimately वो autonomy है and we have to respect the autonomy of the patient. उसके बाद आता है fidelity, ठीक है, veracity, ये सेल्फ अंडरस्टूड है. उसके बाद हमें फिडेलिटी का मतलब पता होना चाहिए, वेरासिटी का पता होना चाहिए, ठीक है. एबिलिटी टू कीप प्रोमिसेस is fidelity. Veracity is just audacity to tell the truth to the patient despite of the fact that the patient will land up in whatsoever outcomes. हमें patient से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है. We have to be very transparent when it comes to explaining the condition of the patient. हमें ये नहीं बोलना आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, but you have to explain the veracity. कहने का मतलब audacity to tell the truth to the patient that this is your present condition and these are the possible outcomes, ठीक है. prognostication के टाइम पे कोई भी ओपेसिटी नहीं होनी चाहिए. तो लाइक इट हैज टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, ठीक है. टेल द ट्रूथ, कीप द प्रोमिसेस. इफ यू आस्क द पेशेंट टू डू समथिंग, प्लीज डू इट टू कीप योर प्रोमिसेस, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास बेनिफिशियंस. बेनिफिशियंस का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियंस का मतलब है बेनिफिशियंस. बेनिफिशियंस का मतलब है डू गुड टू पेशेंट, ठीक है. डू गुड. बट व्हाट इज नॉन मालफिशियंस? If you cannot do good to the patient, please do not do no harm to the patient. Do no harm to the patient. अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हो, प्लीज पेशेंट को कोई भी कंडीशन से हार्म मत करो, कोई भी नेग्लिजेंस मत करो जिससे वो पेशेंट हार्म हो, फॉल हो जाए, ठीक है. तो अल्टीमेटली बेनिफिट होना चाहिए पेशेंट. Ethical principles are definitely very important from any competitive exam point of view. ऑटोनॉमी का मीनिंग पता होना चाहिए, फिडेलिटी का पता होना चाहिए, वेरासिटी का पता होना चाहिए. यू शुड नो व्हाट इज बेनिफिशियंस, व्हाट इज नॉन मालफिशियंस, राइट. इफ यू कैन नॉट डू गुड टू द पेशेंट, प्लीज डू नॉट डू एनी हार्म टू द पेशेंट. दिस इज द क्रक्स ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल्स, राइट. उसके बाद हमारे पास आता है, आपको कुछ ईयर्स तो डेफिनेटली लर्न करने हैं. उसके बाद आपको पता होना चाहिए एथिकल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आती है थियोरीज. हमारे पास बेसिकली 4 थियोरीज है नर्सिंग, ठीक है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है. We are going to discuss them now, that we have certain theories, primarily 4 theories, ठीक है. फर्स्ट थ्योरी आती है हमारे पास एनवायरमेंट थ्योरी. एनवायरमेंट थ्योरी का मतलब क्या है? Who gave the environmental theory? We have already discussed that it was given by Florence Nightingale. The lady with the lamp, born in the year 1820, died in the year 1910. 12th May celebrated as the International Nurses Day on the account of her birthday only, because she is one of the pioneers of nursing, right? And she established the first nursing school program. She focused that एक patient का अगर environment अच्छा है ना, तो ultimately उसकी health improve ही होगी. Ventilation plays an important role. So ultimately वो scientific concept ही था ना, कि जो एयरबॉर्न डिजीजेस है उसमें वेंटिलेशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. सो लाइकवाइज ये साइंटिफिक बेस्ड पे ही थ्योरीज बनी गई. इनके कुछ एविडेंसेस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है. उसके बाद वी हैव अनदर थ्योरी, दैट इज द इंटरपर्सनल थ्योरी. इंटरपर्सनल थ्योरी का मतलब क्या है? कि अगर एक नर्स पेशेंट के बीच में एक प्रोफेशनल, एथिकल, अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, गुड कम्युनिकेशन है, we can like understand what the patient is trying to communicate, so उससे भी पेशेंट की हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है. एंड अल्टीमेटली इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल थ्योरी दी किसने है. इट वाज गिवन बाय पेप्लो. पेप्लो गेव द इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ नर्सिंग, ठीक है. इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ नर्सिंग किसने दी थी? यस, इट वाज गिवन बाय पेप्लो. पेप्लो ने दी थी. उसके बाद हमारे पास थर्ड थ्योरी आती है. पहली थ्योरी कौन सी थी? एनवायरमेंटल थ्योरी थी. थर्ड हमारे पास कौन सी थ्योरी थी? सेकंड हमारे पास थी इंटरपर्सनल थ्योरी. इट वाज गिवन बाय पेप्लो, ठीक है. उसके बाद हेंडरसन. हेंडरसन who has given which theory? It is she is given nursing need theory, ठीक है. नर्सिंग नीड थ्योरी किसने दी है? हेंडरसन ने. ऑरम हैज गिवन
सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी, ठीक है। उसके बाद फे अब्दुल्ला हैज गिवन in the year 1920 1960 21 nursing care problem theory, ठीक है। इसने अपनी थ्योरी में 21 नर्सिंग केयर की प्रॉब्लम्स को एनलिस्ट किया है, एलैबोरेट किया है, ठीक है, फे अब्दुल्ला ने। सो ये 4-5 थ्योरीज ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए अगर आप नर्सिंग का एग्जाम देने जा रहे हो। उसके बाद वी हैव, जब हम नर्सिंग की बात करते हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकेशन, ठीक है। मेडिकेशन की बात कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द रूट्स ऑफ मेडिकेशन, व्हाट आर द राइट्स ऑफ मेडिकेशन, व्हाट आर द कॉमन साइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। सो हमारे पास मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इट इज नॉट लाइक समथिंग विच इज लाइक वेरी शॉर्ट, एक बेस है नर्सिंग का, है ना, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। बट यहाँ पे तो हम कुछ की पॉइंट्स से डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि व्हाट आर द साइट्स। हमारे पास इंट्रामस्कुलर साइट्स है जिसमें 90 डिग्री के एंगल पे इंजेक्शन दिया जाता है एट द 4 साइट्स। ग्लूटियस मसल्स, डेल्टॉइड मसल, ठीक है। और कहाँ पे देते हैं, वास्टस लेटरालिस एंड ग्लूटियस में भी वी हैव टू, वेंट्रोग्लूटियल एंड डोर्सोग्लूटियल। सबसे पहली बात, जब भी आप डेल्टॉइड के बारे में पढ़ते हो, डेल्टॉइड में 2-3 चीजें हैं दैट लेस देन 1 ml मेडिकेशन इसमें दी जाती है, ठीक है। सेकेंडली, इट इज प्राइम रूट फॉर वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन। वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे कॉमन रूट है डेल्टॉइड मसल्स, ठीक है। बट अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि लेस देन 1 ईयर्स के लिए कौन सा, लेस देन 1 ईयर के बच्चों के लिए वास्टस लेटरालिस इज द रूट प्रेफर्ड। वास्टस लेटरालिस में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। बच्चों में वास्टस लेटरालिस क्यों दिए जाते हैं, इसके 2 रेशनले हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो उनका जो ग्लूटियल रीजन है वो इतना डेवलप्ड नहीं होता, एक वहां पे नर्व्स और मसल्स इतने डेवलप्ड नहीं होते, ठीक है, कि वहां पे प्रॉपर आईएम मेडिकेशन दी जाए, ठीक है, क्योंकि वहां पे इतना ग्लूटियस मसल ही अभी डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वी आर नॉट प्रेफरिंग दिस ग्लूटियस मसल, राइट। और जो हमारे पास वेंट्रोग्लूटियल डोर्सोग्लूटियल आती है, इसमें एक कॉम्प्लिकेशन होती है, विच इज द कॉम्प्लिकेशन, इट इज लाइक शियाटिक नर्व डैमेज। शियाटिका हमारी लॉन्गेस्ट नर्व होती है, उसका डैमेज हो जाता है अगर ये सही साइड पे नहीं चिप दिया गया, एंड इट कैन लीड टू व्हाट, इट कैन लीड टू पैराप्लेजिया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है ये, क्योंकि बीइंग टीचर्स वी हैव टू टीच टू द स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक राइट लाइक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए हर चीज की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, आईवी मेडिकेशन, है ना हमारे पास आईवी मेडिकेशन। अब आईवी मेडिकेशन में आपको कुछ चीजें याद हमेशा रखनी है, डिफरेंस बिटवीन इनफिल्ट्रेशन एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। आपको कैसे पता चलेगा एक पेशेंट को इनफिल्ट्रेशन हुआ है या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ? आपने किसी को आईवी कैनुला डाला, अब इससे आईवी कैनुला से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें कलर कोडिंग पूछी जा सकती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज जो 18 गॉस कैनुला होता है किसके लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि आरपीसीज का इससे ब्रेक डाउन नहीं होता है। दिस इज द रीजन वी आर नॉट यूजिंग छोटे बोर वाला कैनुला, लार्ज बोर कैनुला इट इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा एक व्हाइट कैनुला का गॉज पूछा जा सकता है आजकल, ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। और ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, ज्यादातर सिर्फ ओटीज में ही अवेलेबल होता है, आपको आईसीयूज में वार्ड्स में इजीली नहीं देखने को मिलता है ये। वन मोर थिंग, so we were on what is the difference between infiltration and thrombophlebitis। हमें कैसे पता चलेगा कि इस साथ में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है कि इन्फिल्ट्रेट कर गई है ड्रग? अगर तो
वार्म टू टच है, हार्ड टू टच है तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, कोल्ड टू टच है मतलब इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, इसका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आईवी कैनुलेशन की साइट को क्या करना है, हमें फ्लेबाइटिस के लिए असेस करना है, इन्फिल्ट्रेशन के लिए असेस करना है। द मोमेंट यू सी द साइंस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एंड द फ्लेबाइटिस, immediately do what, you immediately have to like remove out the cannula and नया IVSS establish करना है। ठीक है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में एंगल पता होना चाहिए। जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक स्टेराइल प्रोसीजर है, लिमिट द इन्फेक्शन टू द पेशेंट, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबक्यूटेनियस में। जो सबक्यूटेनियस है, सबक्यूटेनियसली हम या तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे रहे हैं या हम पेशेंट को इंसुलिन दे रहे हैं, इंसुलिन दे रहे हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे रहे हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द लेंथ ऑफ द नीडल यूज, एंगल वेरीज। जो आपने देखा होगा जो 40 यूनिट्स की हमारे पास रेड कलर की इंसुलिन सिरिंज आती है, तो वो सबक्यूटेनियस दे रहे हैं बट हम 90 डिग्री के एंगल पे दे रहे हैं क्योंकि जो उसका नीडल का लेंथ है वो बहुत छोटा है। ठीक है, दैट वे सबक्यूटेनियस में इंसुलिन जैसी ड्रग्स देते टाइम हमें क्या रखना है, याद रखना है कि दैट वी हैव टू डू द साइड रोटेशन। एंड एक शॉर्ट टॉपिक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, इट इज द ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस। ऑक्सीजन के डिलीवरी डिवाइसेस, हमारे पास दो तरह के डिवाइसेस अवेलेबल है। आई नो वी आर गोइंग वेरी फास्ट बट ये एक रिवीजन क्लास ही है, राइट। हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सब कुछ आता है। ठीक है, वी हैव हाई फ्लो डिवाइसेस एंड वी हैव लो फ्लो डिवाइसेस। इनका मेजर डिफरेंस क्या होता है, जो हाई फ्लो डिवाइसेस होते हैं दे प्रोवाइड अ कांस्टेंट FiO2, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन में एक कांस्टेंट FiO2 देते हैं। रूम एयर की FiO2 कितनी होती है, 21% होती है, बट अ वेंटिलेटर कैन प्रोवाइड FiO2 फ्रॉम 21 to 100%, जो हमारा वेंटिलेटर होता है। फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, ये हो गया। अब हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीजन डिवाइसेस हैं लेकिन दो तीन से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन किस डिवाइस से होती है, इट इज गिवन बाय द पार्शियल रीब्रीदर मास्क। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है जो हमारे पास नॉन रीब्रीदर मास्क होता है। सॉरी, इट्स अ नॉन रीब्रीदर मास्क जो होता है वहां से मैक्सिमम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल कराई जाती है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इट इज NRPM। ठीक है, कितनी दे सकता है, इट कैन गिव फ्रॉम 80% to 100%। ठीक है, FiO2 दे सकता है ये। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है फ्रॉम द वेंचुरी मास्क। ये वो डिवाइसेस होते हैं जो CO2 रिटेनर्स के लिए, जिनको CO2 रिटेंशन होती है या फिर जिनको प्रॉपर कांस्टेंट ऑक्सीजन ही देनी है हमें, उन पेशेंट्स में यूज किया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो CO2 COPD वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी ड्राइव होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। ठीक है, तो उनको हमें बहुत ज्यादा हाई ऑक्सीजन नहीं देनी होती है। तो उन केसेस में जब हमें पता है दैट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ CO2 is to be provided, right? So in that case we are going to use a Venturi mask। ठीक है, उसके बाद इसके हमारे पास कुछ कलर कोड्स आते हैं। हमारे पास क्या आते हैं, इसके कलर कोडिंग होती है। कलर कोडिंग में वी हैव ग्रीन, वी हैव रेड, वी हैव येलो, वी हैव व्हाइट एंड वी हैव ब्लू कलर। ठीक है, सीधा यहीं से परसेंटेज याद करिए इनकी, दैट इट इज 60%, 40%, 35%, 28% एंड 24%। इतना FiO2 ये दे सकते हैं। बट अगर वो ऑक्सीजन पूछते हैं तो 24 का इट इज
2 to 4 liters per minute, ठीक है। फिर 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 and 12 to 15 liters per minute। आपको ये पता होना चाहिए, ग्रीन, रेड, येलो, व्हाइट, ब्लू। इसमें क्या पूछ सकते हैं वो कलर कोड देके परसेंटेज ऑफ FiO2 से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर इसके ऊपर कई बार हमारे पास इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट थिंग आउट देयर विच इज, हमने थियरीज डिस्कस कर ली, आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के डिवाइसेस पता होने चाहिए। आपको उसके बाद क्या पता होने चाहिए, राइट्स ऑफ पेशेंट। हाउ मेनी राइट्स ऑफ पेशेंट डू वी हैव? वी हैव राइट्स ऑफ पेशेंट, राइट्स ऑफ पेशेंट। राइट्स ऑफ पेशेंट कितने हमारे पास? 10 राइट्स है। राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट पेशेंट एजुकेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन, right to refuse, and right for proper assessment, and last is evaluation। कितने हो गए? राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट मेडिकेशन होनी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 राइट डोज में होनी चाहिए, राइट रूट, राइट टाइम। अब राइट टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? कुछ ड्रग्स रात में ही देनी होती है, ठीक है। कुछ ड्रग्स अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक देनी होती है, जैसे हार्मोनल टैबलेट्स लाइक थायरॉक्सिन। 6 इज पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन क्या? जैसे किसी को ऐसी ड्रग दे दी जो सेडेटिव एक्ट करती है, तो उसको पेशेंट ये एजुकेट करना है कि आपको ड्राइव नहीं करना है आपको, ठीक है। कुछ प्रिकॉशंस तो लेने ही लेने हैं। द पेशेंट हैज द राइट टू रिफ्यूज एंड यू हैव टू डू द प्रॉपर असेसमेंट एंड डू द प्रॉपर इवैल्यूएशन। असेसमेंट कैसे? किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन की ड्रग देने जा रहे हो, यू विल असेस व्हाट? वी विल असेस द बीपी ऑफ द पेशेंट। if the BP is extremely low, we are not going to administer it। और अगर आपने एडमिनिस्टर कर दिया तो 1 घंटे के बाद उस बीपी को असेस करो कि कहीं वो फॉल आउट तो नहीं कर गया, ठीक है। तो हमने जितना भी अभी तक वीडियो में डिस्कस करा है ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनएफ का पेपर इज इनकम्प्लीट अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल। It is incomplete without the theory questions. It is incomplete about the years that we have discussed. You need to know the 10 rights of patient medication. आपको ethical principles पता होने चाहिए, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो हम इस वीडियो में आज के लिए डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है? ब्लड और उसके ब्लड प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ्यूज कर। एक और टर्म आती है हमारे पास, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। व्हाट इज दैट? वी हैव अनदर टर्म व्हिच इज मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है पीआरबीसी, एफएफपी और प्लेटलेट का 1:1:1 का ट्रांसफ्यूजन। किसी पेशेंट को ओटी में लिया, बहुत ब्लीड करते हैं, तो तीनों ट्रांसफ्यूज हुए, तीनों इक्वल रेशियो में हुए, मतलब नीड है पेशेंट, ठीक है। उस टाइम पे वो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है? ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पीआरबीसी। पीआरबीसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहला, पीआरबीसी क्या होता है? पैक्ड रेड ब्लड सेल्स है। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का मतलब क्या होता है? मतलब उसमें रेड ब्लड सेल्स आर वेरी डेंसली पैक्ड। फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट स्टोरेज। इसका स्टोरेज के टेम्परेचर पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राइमरीली एवरेज आंसर इज 4 to 6 डिग्री सेल्सियस इज द स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। हम ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इसका शेल्फ लाइफ कितना होता है? 35 से 42 दिन तक इट कैन बी शेल्फ। नियरली कितनी इसमें क्वांटिटी होती है? 280 to 300 350 ml। एग्जैक्ट जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑप्शन होता है वो प्राइमरीली ये होता है, ठीक है। अब कब देते हैं किसी पेशेंट को पीआरबीसी? हम पीआरबीसी तब देंगे किसी पेशेंट को जब पेशेंट को एनीमिया है,
एनीमिया में भी प्राइमरीली अगर 8 ग्राम से कम है ब्लड तभी ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। किसी का हेमरेज हो गया, ठीक है, कोई ब्लीड कर गया, कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, तो इस केसेस में दिया जाता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन? इट मस्ट बी कंटिन्यूड फॉर 4 लॉन्ग आवर्स। अगर बहुत लेस देन 2 आवर्स में ये फिनिश हो जाता है तो इट कैन लीड टू सर्कुलेटरी ओवरलोड, और अगर 4 घंटे से भी ज्यादा चलता है इट कैन लीड टू सेप्टिसिमिया, ठीक है। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इट कैन लीड टू 3 इलेक्ट्रोलाइट imbalances, increased potassium due to RBC lysis, ठीक है, लो लाइक इट्स हाइपोकैल्सीमिया, लो कैल्शियम ड्यू टू सिट्रेट। जो सिट्रेट होता है वो हमारे ब्लड के कैल्शियम से बाइंड अप कर जाता है एंड अल्टीमेटली वो हमारे यूरिन के थ्रू आउट जाने लग जाता है, एंड दिस इज द रीजन ऑफ द लो 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 कैल्शियम लेवल्स इन द बॉडी, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद पोटेशियम की वैल्यू बढ़ सकती है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। और ये मेजर दो की एस्पेक्ट्स तो है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करेंगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपको उसका स्टोरेज टेम्परेचर पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितना वॉल्यूम दे रहे हैं, ठीक है, कौन कौन डोनर्स होते हैं। सो कुछ कंडीशंस होती हैं फॉर द ब्लड डोनर्स। ब्लड डोनर्स कैन नॉट डोनेट फॉर मोर देन 4 टाइम्स अ ईयर। एक साल में 4 बार से ज्यादा वो ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। सो जो ब्लड डोनर्स होते हैं ना, वो ब्लड डोनेशंस आप 3 मंथ में एक ही बार कर सकते हो, तो मैक्सिमम 4 से ज्यादा बार तो ब्लड डोनेशन इज नॉट रिकमेंडेड। जो ब्लड डोनर्स होते हैं वो 1865 ईयर्स तक होते हैं, खुद का उनका 12.5 ग्राम से एचबी ज्यादा होना चाहिए, एंड लास्ट 5 ईयर्स में उनको मलेरिया नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट बी इफेक्टेड विद द मलेरिया। अब मलेरिया से आता है तो 5 डिसीजेस जो ब्लड में स्क्रीन की जाती हैं, दे आर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, सिफिलिस एंड HIV, ठीक है। अब सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है कौन सा है? ट्रेपोनीमा पैलिडियम है। कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है? वो स्पाइरल शेप में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे पास उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है। अब किसी को ब्लड कब देंगे, या तो उसको हेमरेज हो गया, उसको अनीमिया हो गया। अब उसके बाद हमारे पास और भी तो ब्लड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज FFP। इन तीनों को हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे। FFP, प्लेटलेट्स एंड क्रायोप्रेसिपिटेट। FFP का मतलब क्या है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। मैसिव ब्लड वॉल्यूम लॉस हो गई है तो तब करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है? प्रोटीन्स, क्लॉटिंग फैक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये तीनों चीजें इसमें ट्रांसफ्यूज हो रही हैं, ठीक है। कितनी इसकी वॉल्यूम होती है? 200 से 250 ml तक वॉल्यूम इसकी यूज की जाती है। उसके बाद इसका स्टोरेज कंडीशन इज -4 डिग्री सेल्सियस एंड इट कैन बी स्टोर्ड अप टू 24 आवर्स, राइट। बट अगर हम इसको -30 डिग्री पे स्टोर कर सकते हैं तो ये 36 मंथ की इसकी शेल्फ लाइफ होती है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट में स्पेसिफिकली इट इज फॉर द हीमोफीलिया पेशेंट, जिनको हीमोफीलिया होता है ना उनके लिए होता है ये। नेक्स्ट इज इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 है। इट इज क्लॉटिंग फैक्टर 8 प्लस फिब्रिनोजन, ठीक है। इसकी एक यूनिट में सिर्फ 15 से 20 ml ही क्वांटिटी होती है, एंड इसको 15 से 30 मिनट में ही ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, एंड प्राइमरीली इट इज फॉर द हीमोफीलिया पेशेंट्स, ठीक है। अब प्लेटलेट्स किसको देंगे? प्लेटलेट्स तो हम उसको देंगे जिसको प्लेटलेट डेफिशिएंसी है, जैसे कि जिनका क्या है, विच हैव लो प्लेटलेट लेवल, लो प्लेटलेट लेवल। अब प्लेटलेट के डोनर्स दो होते हैं, RDPs होते हैं, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स होती हैं, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स होती है।
जो रैंडम डोनर प्लेटलेट्स होती हैं उससे नियरली 4000 टू 5000 तक प्लेटलेट का अमाउंट बढ़ता है, बट आरटीपी से नियरली 40,000 तक प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे एसडीपी और आरडीपी का रेशियो क्या है, कि अब एसडीपी और आरटीपी दोनों से ही प्लेटलेट दे रहे हैं ना, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वन आरडीपी इज 6 times, sorry, one SDP is 6 times more effective than the random donor platelets. One ratio 6 है इनका. One random donor platelet, sorry, 6 random donor platelets are equivalent to one single donor platelet. Very important. अब क्वेश्चन में भी नहीं आएगा, बट ये आपको क्रिटिकली पता होना चाहिए कि रैंडम डोनर प्लेटलेट्स क्या होती है, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स क्या होती है. जो सिंगल डोनर प्लेटलेट्स होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है पहली बात तो, क्योंकि एक सिंगल डोनर से प्लेटलेट्स ली जा रही है, 40,000 तक बढ़ सकती है. ये जो इनको बहुत ज्यादा लो प्लेटलेट काउंट्स होता है ना, उनके ज्यादा यूज किए जाते हैं. बट अगर आप हॉस्पिटल सेटअप में प्राइमरीली देखो तो रैंडम डोनर प्लेटलेट ज्यादा यूज होते हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ डू यू टेस्ट द कंपैटिबिलिटी, हाउ डू यू टेस्ट द कंपैटिबिलिटी, कि ब्लड डोनर कंपैटिबल है कि नहीं, ब्लड कंपैटिबल है कि नहीं, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वन टेस्ट विच इज द इनडायरेक्ट Coombs टेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस फर्स्ट 15 मिनट्स में अगर होते हैं, तो तब हमें बहुत ध्यान रखना होता है. फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स जब आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो 10 से 12 ड्रॉप्स पर मिनट ही देना होता है, एंड उसके बाद आप 25 टू 40 ड्रॉप्स दे सकते हो सब्सिक्वेंट टाइम्स में. ठीक है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कंसेप्ट हो गया कि अगर किसी को सपोज क्वेश्चन आता है ब्लड बैंक से ब्लड रिसीव करने के कितनी देर बाद आपको ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना होता है, इट मस्ट बी इनिशिएटेड विद इन 30 मिनट्स वंस इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द ब्लड बैंक. ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसकी जो कंडीशन है वो स्टोरेज उसकी ऑप्टिमल नहीं है. ठीक है, अब सपोज एक और क्वेश्चन आ सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में से, इफ एन इंडिविजुअल हैड आयरन ओवरलोड, किसी को आयरन ओवरलोड हो गया due to blood transfusion, which is the drug which is used, deferoxamine, which is the iron chelating agent. ठीक है, अगर किसी का पोटेशियम बढ़ गया तो के एक्सेलेट देंगे, है ना. लाइकवाइज ये हमने पूछे जा सकते हैं. उसके बाद और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एनएफ में पढ़नी है. आपको एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होना चाहिए, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट. सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट पे हमने एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, जिसमें साइन इन, साइन आउट, टाइम आउट सब कुछ हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. टू वॉच दैट वीडियो. ठीक है, उसके बाद और कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद आते हैं हमारे पास, ड्रग कैलकुलेशन. एक्सपेक्टेड तो है, देखो एक आधा क्वेश्चन फ्रॉम ड्रग कैलकुलेशन, it is expected from a question from the drug calculation which is A is equal to D by H into Q. तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस करा है ना, इसमें बहुत ही जल्दी जल्दी डिस्कस करा है. तो उसके बाद अगर आप चाहो तो ड्रग कैलकुलेशन पे भी हमने एक बहुत ही शॉर्ट अच्छी सी वीडियो डाल रखी है पहले, वो भी पढ़ सकते हो उसमें से. इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी देखो लॉन्ग कंटेंट बार बार देखना पॉसिबल नहीं होता है. सो दैट वाज द रीजन वी केम टुडे विद अ वेरी शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसकी हेल्प से हम चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम को क्रैक करें. ठीक है, हमारे पास एमएससी एंट्रेंस में जो इन सर्विस वाले स्पेशली लोग हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कोचिंग ले. ठीक है, क्योंकि एवरीवन इज ऑक्यूपाइड विद देयर ओन टास्क. तो एक वन शॉट रिवीजन वीडियो है जिसमें हम एनएफ को 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. ये उसका पहला पार्ट था. आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेशनल वीडियो फॉर यू. टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Stay tuned for more videos. Thank you.